टुडे हरे कृष्णा, मेरा आज वाइवा है एनएलएम के ऊपर। सो फर्स्ट पॉइंट हम आज चालू कर रहे हैं, अभी चालू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो चार फोर्सेस होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, एक वीक फोर्स होता है, एक स्ट्रांग फोर्स होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ये चार प्रकार के फोर्स में सारे फोर्सेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है फोर्स एंड स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मतलब अगर कोई बॉडी मतलब बॉडी का मोशन का स्टेट क्या है, या वो तो एक रेस्ट में है या फिर वो मोशन कर रहा है, ये बताता है। तो स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर डिफाइन करता है। तो वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। अगर इनमें से कोई भी चेंज हो तो बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। और अगर फोर्स चेंज हो जाए तो दिस विल कॉज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो एक फिगर से समझते हैं। अगर ये बॉडी ऑफ मास एम है, इस पे एंगल पे थीटा एंगल पे अगर हॉरिजॉन्टल से फोर्स लग रहा है एफ, तो और अगर इसकी वेलोसिटी वी है, तो अगर ये जो वेलोसिटी चेंज होगी तो वो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा से चेंज होगी। और ये जो होगी एफ साइन थीटा, ये इसके नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करेगी। मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी टेंजेंशियल टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वही वेलोसिटी को चेंज करेगा। और इससे हम कंक्लूड करेंगे टेंजेंशियल फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, या फिर क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटीज में काइनेटिक एनर्जी। और थर्ड टॉपिक है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये डायरेक्टली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ को ओबे करेगा। ओबे मतलब बताता है, जहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब नेट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो। ये अगर ऑल द फोर्सेस जीरो हो गए तो एक्सेलरेशन जो होगा ए नेट वो भी जीरो होगा। अगर ए नेट जीरो होगा तो वेलोसिटी में दो केस आएंगे। अगर इधर वेलोसिटी जीरो होगी या फिर कांस्टेंट होगी। अगर ये जीरो होगी तो रेस्ट बॉडी रेस्ट पे होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब है बॉडी विल ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड और डायरेक्शन भी अनचेंज, मतलब डायरेक्शन भी सेम रहेगी। इसमें कुछ केसेस है टू फोर्सेस के लिए। अगर ये एक ब्लॉक एम है और इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स लग रहे, तो ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। सेकंड केस ये बन सकता है, अगर एक स्ट्रिंग से ब्लॉक कनेक्टेड है और ये एम जी है, और तो यहाँ पे टी इक्वल्स टू एम जी आएगा। और यहाँ पे टी एम जी को बैलेंस करेगा, मतलब नेट फोर्स इस पर भी जीरो है। और एक केस बनेगा, अगर कोई ब्लॉक ग्राउंड पे हो, रेस्ट कर रहा हो, तो उसका एक नॉर्मल रिएक्शन और एक एम जी लगेगा नीचे। तो यहाँ पे एन इक्वल्स टू एम जी, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और फिर ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होगी। अगर थ्री फोर्सेस की बात की जाए तो अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है एम मास का, इस पर अगर तीन डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, F1, F2 और F3, तो हमें इसमें कंपोनेंट डिवाइड करना पड़ेगा। या फिर और एक होता है जो कि काफी क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होगा, जो कि लाइम्स थ्योरम। इसमें हम पहले कंपोनेंट डिवाइड से देखते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। अगर इन दो कंडीशंस को अगर ये सारे तीनों फोर्सेस सेटिस्फाई करेंगे तो ही ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। और लाइम्स थ्योरम क्या होता है, अगर इसका एंगल थीटा 3 बोल दे, इसका एंगल हम
θ1 बोल दे, इसका एंगल θ2 बोल दे, मतलब F1 और F3 का एंगल का θ2, F2 और F3 के बीच θ1 और F1 के और F2 के बीच θ3। तो लैमिस थ्योरम ये बताता है कि F1 बाय साइन θ1 इक्वल्स टू F2 बाय साइन θ2 इक्वल्स टू F3 बाय साइन θ3। ये भी कई केसेस में डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आएगा अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए, जिसमें बॉडी मोशन करेगी और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, और जो भी मोशन होगा वो भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा या फिर डी एक्सेलरेटेड होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स इसमें दो फोर्स या तीन फोर्स या फिर चार फोर्स, कितने भी केसेस बन सकते हैं, या फिर एक फोर्स से भी बॉडी का जो स्टेट होगा वो चेंज हो सकता है। तो इलस्ट्रेशन के लिए हम यहाँ पे चार फोर्स का एक डायग्राम लेंगे। इसमें अगर हम चार फोर्स ले F1 इक्वल्स टू F1 और F2 F3 F4, ये चारों का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। तो इसमें अगर हमें इसमें अगर x डायरेक्शन में समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन x डायरेक्शन जीरो नहीं होगा एंड समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन जीरो नहीं होगा, देन वी कैन से दैट दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी, मतलब ये बॉडी मोशन में है, जो कि मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है और एक्सेलरेटेड है। तो इसके लिए अगर ऐसे केसेस को हमें सॉल्व करना हो तो इसमें हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x डायरेक्शन इक्वल्स टू m, जो कि मास ऑफ दिस बॉडी, इनटू ax है x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एंड y डायरेक्शन में भी सेम, f fy इक्वल्स टू m ay, जो कि y डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन देगा। और इसका अगर हमें a नेट निकालना हो तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ, पाइथागोरस से भी आ सकते हैं, ये ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, इससे a नेट निकल जाएगा और हमारे पास मास तो गिवन होगा, इसलिए हम डायरेक्टली जो नेट फोर्स होगा वो उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और एक केस आ सकता है, अगर कोई स्ट्रिंग अटैच्ड हो, अगर कोई पुली ब्लॉक सिस्टम हो या फिर एक्वॉर्ड मशीन हो जिसमें टेंशन की वैल्यू एम जी से ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें हम इक्वेशन लिखेंगे टी माइनस एम जी, अगर ये ऊपर मूव कर रहा है, इक्वल्स टू एम ए। मतलब ये जो अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन, ये डायरेक्टली न्यूटन के सेकंड लॉ को सिग्निफाई करती है, कि मतलब बॉडी पर जो भी नेट फोर्स होगा वो एम ए के बराबर होगा। तो और एक केस आ सकता है इसमें, एक इंक्लाइन प्लेन का, अगर ये एंगल थीटा है, ये ब्लॉक एम मास का है, नीचे जा रहा है A2 से, और ये इंक्लाइन प्लेन खुद A1 से जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे एक्स ड्रॉ करें, ये थीटा, तो ये पैरेलल है, ये भी थीटा हो जाएगा, देन दिस विल बी, अगर इसको मैं तोड़ूं, दिस विल बी A2 cos थीटा, और नीचे आएगा A2 sin थीटा। और हम अभी एक्स डायरेक्शन में अगर एनालाइज करें, तो ax इक्वल्स टू A1 माइनस A2, ये A1 माइनस A2 cos थीटा, और y डायरेक्शन में अगर बात करें तो एक ही एक्सेलरेशन है A2 sin थीटा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट, जो कि है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बारे में, जो कि डायरेक्टली न्यूटन के थर्ड लॉ पर लाई करता है। इसमें हम बोल सकते हैं कि फोर्सेस जब भी एक्ट होगी किसी भी बॉडी पर, तो वो एक पेयर में हमेशा एक्ट होगी, जो कि एक्शन रिएक्शन होगी, और वो भी दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होगी। तो इसमें अगर हम फोर्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे तो वो हो जाएगी एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के एक्सटर्नल फोर्स में आ सकता है एफ, मतलब जो भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट अगर किसी बॉडी पर एक्ट करे, या फिर एम जी, जो कि हमारा ग्रेविटी, और टेंशन फोर्स जो कि इंटरनल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन,
नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, वो भी एक इंटरनल फोर्स है, और फ्रिक्शन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा कॉन्टैक्ट सरफेस से। कॉन्टैक्ट सरफेस से यहाँ पे हम एक डायग्राम देखते हैं जिसमें सारे फोर्सेस हम मार्क करेंगे। अगर इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ये आदमी लगा रहा है एफ, तो ये बॉडी भी इस आदमी पर एफ लगाएगी। अगर यहाँ पे एम जी नीचे लग रहा है, तो एम जी को बैलेंस करने के लिए अर्थ के सेंटर से भी एम जी लगेगा। अगर ये ब्लॉक इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन डाल रहा है, तो ये सरफेस भी इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन डालेगा। और कंडीशन क्या है, वो दोनों परपेंडिकुलर हो गए एक इस सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से। ऐसे कई केसेस बन सकते हैं, जैसे कि ये वाला। अगर एक ब्लॉक रेस्ट पे है और इस पर अगर एक स्टिक लाई कर रही है, तो यहाँ पे फोर्सेस अगर हम बैलेंस करेंगे, ये आएगा, ये ब्लॉक का एक N1 नीचे, N2 या फिर बस नॉर्मल रिएक्शन मार्क करेंगे, ये एक N2 यहाँ पे, सॉरी ये N1 होगा। और ये स्टिक इस पर N1 लगाएगी, और ये ब्लॉक भी स्टिक पर N2 लगाएगा। सॉरी ये N2 और ये N2, ये N1 और ये N1। ये स्टिक ग्राउंड पर N3 लगाएगी, और ये ग्राउंड स्टिक पर N3 लगाएगा। और एम जी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से लग रहे हैं। नेक्स्ट हम या इससे कंक्लूड करेंगे कि अगर समेशन ऑफ ऑल 0, तभी ये पॉसिबल होगा अगर ऑल मासलेस बॉडीज ऑल बॉडीज आर मासलेस। मशीन का कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन, अगर ये एक वेइंग मशीन ग्राउंड पे लाई कर रही है, ये अगर वेइंग मशीन है, और इस पर अगर एक मास हमने मेजर करने के लिए रख दिया, तो इस मास वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन हमेशा रीड करेंगी, पर वो कैलिब्रेटेड होती है, इसलिए जो रीडिंग होती है वो हमें एन एन बाई जी देती है पहले से ही। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस हम लगाएंगे, तो एक एम जी लग रहा है जो कि बैलेंस हो रहा है नीचे, जो सेंटर ऑफ अर्थ से जो एम जी लगेगा उससे। एक वेइंग मशीन ऊपर सरफेस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, और एक ब्लॉक जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये वाला। तो रीडिंग होगा ये हमारा रीडिंग होगा इस वेइंग मशीन का, जो कि कैलिब्रेटेड होता है। और वेइंग मशीन जब हमें बताती है मास, तो वो होता है एन बाई जी करके। तो ये सिंपल कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन होता है। इसमें काफी सवाल भी आते हैं, और फिर एक इलस्ट्रेशन देखेंगे हम। अगर एक लिफ्ट का इलस्ट्रेशन, तो यहाँ पे एक पुली है, और ये एक लिफ्ट है, और यहाँ पे एक मास है एम, जो कि M2 मार्क करेंगे हम। और लिफ्ट के बॉटम में हमने एक वेइंग मशीन रख दी है, जिसको हम कंसिडर करेंगे कि वो ग्राउंड पर उसका कैलिब्रेशन हुआ है, क्योंकि अगर लिफ्ट में होता तो फिर ग्राउंड पे एरर आता। तो यहाँ से इसका मास है M1, इसका लिफ्ट का बड़ा M, तो ये लगाएगा mg नॉर्मल रिएक्शन, और ये M1 लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन लिफ्ट पर, जो कि हमारा रीडिंग होगा। और ये जो लिफ्ट है पूरा, उसका नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा M1 प्लस M इंटू जी, अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, और ये M2G, और ये ब्लॉक नीचे R। और इससे हम कंक्लूड करेंगे कि M2 इज ग्रेटर देन M प्लस M, ये वाला। तो यहाँ पे जो रीडिंग होगा वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन ये होगा, ये वाला हमारा रीडिंग है। और क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ये ग्राउंड पर नहीं है, मतलब रेस्ट पर नहीं है ब्लॉक, तो इसलिए रीडिंग यहाँ पे बढ़ जाएगी।
तो इसमें हम एक्सेलरेशन का अगर कैलकुलेट करके जो कि इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि याद करना होता है उससे निकाले, तो जो हेवियर ब्लॉक है M2 माइनस M1, मतलब जो कि ये पूरा लिफ्ट का मास M प्लस M1 G अपॉन M2 प्लस M प्लस 1। तो ये पूरा एक एक्सेलरेशन आएगा जो कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। यही से अगर हम रीडिंग निकाले तो मास FBD ऑफ M1, मतलब M1 को हम एनालाइज करेंगे इस ब्लॉक को, तो उससे पता चल रहा है N माइनस M1G। ये N माइनस M1G इक्वल्स टू M1A। M1 और ये ऊपर जा रहा है A से, तो यहाँ से आएगा N इक्वल्स टू M1A प्लस G। यहाँ पे A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो N आ जाएगा, और डिवाइड बाई G करेंगे तो मास इन केजी आ जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ेंगे जो कि है केसेस ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। नंबर है केसेस ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। इसमें हमें अगर प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तभी जब स्प्रिंग बैलेंस आएगा कभी, अगर यहाँ पे मैं F लगाऊँ और यहाँ पे अगर स्प्रिंग बैलेंस है तो इसमें जो रीडिंग आएगी स्प्रिंग बैलेंस में वो आएगी T बाई जी करके, T/G करेंगे। फॉर कन्वीनियंस हम सॉल्व करते वक्त स्प्रिंग बैलेंस को हम स्ट्रिंग मान सकते हैं, उससे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगा। तो अगला है जिसका नेचुरल लेंथ L है, नेचुरल लेंथ L है, और मैंने अगर यहाँ से कट कर दिया, हम पहला केस ले रहे कटिंग ऑफ स्प्रिंग का, कट कर दिया और लेट दिस बी L1 और दिस बी L2। तो हमें इसका अगर और इसका एक स्प्रिंग कोएफिशिएंट है जो कि K है, स्प्रिंग कांस्टेंट K। तो यहाँ से हम लिखेंगे फॉर दिस वन, ये एक स्प्रिंग जो कि L1 लेंथ का है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है। तो K1 का जो वैल्यू आएगा वो होगा KL अपॉन L1। और यहाँ से सेम फॉर L2, अगर ये L2 के लिए है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो K2 के लिए जो वैल्यू आएगा ये KL अपॉन L2। जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो हमेशा लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ से ये याद रखना है। और सेकेंड आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो फर्स्ट इसमें भी दो आते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स जैसा। तो यहाँ पे अगर ये L1 स्प्रिंग है जो कि मैंने यहाँ से L2 को ज्वाइन कर दी, और फिर इसका अगर K1 और K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो जो स्प्रिंग एंड में हमें जो स्प्रिंग बनेगी, अगर उसका हम के इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट कर दे, तो जो उसका आंसर आएगा के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। ये एक रिजल्ट याद रखना होता है, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जो स्प्रिंग होती है वो पैरेलली कनेक्ट होती है, ये K1 ये K2। तो इसका जो के इक्विवेलेंट आएगा, मतलब जो भी एक स्प्रिंग बनेगी उसका के इक्विवेलेंट होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के इक्विवेलेंट का जो आंसर होगा वो होगा K1 प्लस K2। ये रेजिस्टेंस के कंसेप्ट से बिल्कुल उल्टा है। नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास आता है एलिवेटर के केसेस, एलिवेटर वाला केस। तो इसमें अगर एक ये एलिवेटर है जो कि ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से ऊपर, और इसमें अगर एक पुली है बैकवर्ड मशीन जिसमें ये M2 मास नीचे जा रहा है A1 से, और M1 मास ऊपर जा रहा है A1 से। तो ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो फॉर कन्वीनियंस हम जो रेफरेंस फ्रेम लेंगे वो लिफ्ट के अंदर वाले लेंगे। अगर ये मेरा ऑब्जर्वर है तो यही से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो इसके लिए एक हम लेंगे एक लिफ्ट को रेस्ट पे लेके आएंगे, तो इसलिए नीचे ए देंगे
नीचे दोनों तरफ ए देंगे तो जो ग्रेविटी इफेक्टिव ग्रेविटी लगेगी, मतलब यहाँ पे इन इन दिस केस जो ग्रेविटी लगेगी वो होगी, अगर इसको हटाकर मैंने नीचे ए दे दिया तो एक्सेलरेशन, तो ए नेट यहाँ पे 0 आएगा। तो ये हर केस में A1 प्लस ए नीचे आएगा, A2 यहाँ पे माइनस ए ऊपर आएगा। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी लगेगी ये ए नीचे देने के कारण जी प्लस ए लग रही है, जो कि जी इफेक्टिव मतलब ये फिक्शियस कॉन्सेप्ट है, मतलब हमने बस ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ा दी यहाँ पर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे जो एक्सलेशन होगा A1 इस ब्लॉक का, तो सेम एक डिराइव्ड फॉर्म है एक्सलेशन के, जो नॉर्मल डिराइव्ड फार्मूला है M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी, उससे ही लगेगी। तो जो जी होगी वो हम जी इफेक्टिव डालेंगे यहाँ पर। अगर M2 में मान लो, अगर ये M2 हेवियर ब्लॉक है क्योंकि ये नीचे आ रहा है, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल्स टू जी इफेक्टिव जो कि है जी प्लस ए। ऐसे ही अगर लिफ्ट नीचे जाएगी तो ये माइनस बन जाएगा, जी इफेक्टिव कम हो जाएगी जी माइनस ए करके। तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट की ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर इसमें हमने वेट एक वेइंग मशीन रख दी और उसमें अगर एक इंसान को खड़ा कर दिया या फिर ब्लॉक रख दिया, तो जब ऊपर जाते वक्त लिफ्ट, तब वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके वेट ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस व्हेन मेजर्ड इन एक्सेलरेटिंग, मतलब जब एलिवेटर ऊपर जाएगा तो वेट ऑफ बॉडी इंक्रीज होगा, अगर एलिवेटर नीचे जाता है तो वेट डिक्रीज होगा। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, जिसमें अगर फर्स्ट केस लेते हैं, अगर जो ऑब्जर्वर है वो अगर ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है वो अगर 0 है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। सेकंड केस आता है, अगर ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है वो अगर नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ एक्सेलरेशन है, तो वो नॉन इनर्शियल आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। तो लास्ट में जो फॉर्मूले हमें याद रखने चाहिए जिससे क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होते हैं, एक एक्वुड मशीन में अगर ये M1 M2 ए से नीचे आ रहा है, ए से ऊपर जा रहा है, टी टी, तो इसमें याद रखना होता है जो एक्सलेशन का पहले भी बता चुका हूँ, एक का जो वैल्यू आएगा वो आएगा M2 अगर हेवियर है M1 से, M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू जी, मतलब हम इसमें एफ नेट लेते हैं, एफ नेट अपॉन मास, टोटल मास, और टेंशन का जो आएगा ये आएगा 2 M1 M2 जी अपॉन M1 प्लस M2। अगला एक हम कांस्टेंट मोशन की तरफ बढ़ेंगे अब। कांस्टेंट मोशन में हम यहाँ पे दो ट्रिक्स यूज होती है, पहली पुली ट्रिक करके, जिसमें पता है, जिसमें अगर कोई पुली के दोनों तरफ की जो स्ट्रिंग्स है उसके पैरामीटर्स अगर सपोज V1 से जा रहे हैं या फिर X1 से डिस्प्लेस हुआ या फिर एक्सलेशन A1 है, और दूसरे तरफ का पैरामीटर अगर V2 से जा रहा है या फिर X2 से डिस्प्लेस हुआ या फिर A2 से एक्सलेट हुआ, तो जो उसका पुली होगा तो वो बेसिकली VC से जाएगा, मतलब एवरेज XC, जस्ट एक वेरिएबल ले रहे हैं, और AC, तो VC की जो वैल्यू होगी वो एवरेज होगा दोनों तरफ स्ट्रिंग्स के मोशन का, V1 प्लस V2 अपॉन 2, XC इक्वल्स टू X1 प्लस X2 अपॉन 2, और A2 AC इक्वल्स टू A1 प्लस A2 अपॉन 2। ये अगर याद रखें तो क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व होते हैं कांस्टेंट मोशन के। और सेकंड जो एक ट्रिक आती है, ये नंबर 14 नंबर, क्योंकि टेंशन ट्रिक की ये वर्क एनर्जी पावर की चैप्टर्स में मतलब उस कंसेप्ट से डिराइव होती है टेंशन ट्रिक। अगर ये एक एक्वुड मशीन है,
तो यहाँ पे इस ऐसे केस में अगर मल्टीपल पुलिस हो, इससे भी और ज़्यादा अगर पुलिस एक्सटेंड की जाए तो इसमें टेंशन टिक लगती है, ये होती है समेशन ऑफ टी एक्स इक्वल टू जीरो। ये इजीली देखा भी जा सकता है क्योंकि अगर ये टेंशन है और अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ पे टेंशन है क्योंकि ये टूटी लग रहा है इस पुली पर, और ये नीचे, और ये टूटी अगर ऊपर ये डिस्प्लेस हुआ एक्स से, तो हम लिखेंगे, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ इसलिए पॉजिटिव टू टी एक्स। और ये इसका टेंशन ऊपर लग रहा है पर नीचे आ रहा है एक्स से, तो हम लिखेंगे नेगेटिव टी एक्स टी एक्स वन। अगर हमें एक्स वन निकालना हो इक्वल टू जीरो कर देंगे। वर्क एनर्जी थियरम, सॉरी, वर्क के कॉन्सेप्ट से भी डिराइव होगा क्योंकि टोटल जो वर्क रहेगा या फिर एनर्जी रहेगी यहाँ पे कंजर्व रहेगी। तो ये आएगा, यहाँ पे एक्स डिराइव होगा, एक्स वन इक्वल्स टू टू एक्स, मतलब और पूरी ट्रिक से भी ये आ सकता है। अगर ये एक्स ऊपर गया तो यहाँ की स्ट्रिंग भी एक्स ऊपर जाएगी, यहाँ की स्ट्रिंग भी एक्स ऊपर जाएगी, मतलब ये एक्स ऊपर जा रहा है तो टू एक्स स्ट्रिंग को लूज होना पड़ेगा, तो ये टू एक्स नीचे आएगा। इससे भी ये रिजल्ट डिराइव हो सकता है। ये जब मल्टीपल पुलिस सिस्टम आते हैं तभी ये कन्वीनियंट पड़ती है ट्रिक। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हो जिसमें एक ब्लॉक है M1 यहाँ पे और यहाँ पे एक ब्लॉक है M2, तो इसमें भी हम डायरेक्टली पूरी ट्रिक यूज कर सकते हैं। इससे हमें बस एक्सेलरेशन पता चल, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी पता चल सकती है। पर अगर हमें टेंशन या फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए कहे तो हमें इससे इक्वेशंस डिराइव करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टी टेंशन है, मतलब इस पुली पे टोटल टेंशन लग रहा है टी प्लस टी टू टी। और इस ब्लॉक पर, मतलब इस ब्लॉक पर टोटल टेंशन टू टी है और इस ब्लॉक पर टोटल टेंशन टी है। और अगर ये ए से जाएगा ऊपर, तो यहाँ से ए से जाएगा तो यहाँ पे स्ट्रिंग रिलीज होगी ए, तो ये नीचे जाएगा ए यहाँ से, मतलब ए बाई टू क्योंकि ए स्ट्रिंग पूरी रिलीज हुई, तो यहाँ पे ये नीचे आएगा A/2 से। या फिर अगर हम ऐसा कहें कि ये, अगर ये 2A से ऊपर जाए तो ये आएगा नीचे ए से। तो इसमें हम इक्वेशंस लिख सकते हैं फॉर M1 टी माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ये M1G है, और ये M2G। हम लिखेंगे T-M1G इक्वल्स टू सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ से M1A, और यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये नीचे जा रहा है M2G माइनस 2T जो कि टोटल टेंशन है इक्वल्स टू M2A। अब इन दोनों, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, इससे हमें टी और यहाँ ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब हम डायरेक्ट कांस्टेंट मोशन के केसेस लेते हैं जो कि आवाज कट रहा है। तो अगर हमें फाइंड, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और अगर हमें ये वी नॉट से जा रहा है और हमें अगर फाइंड करना है वी ए क्या होगा, तो इसमें हम कांस्टेंट लगाएंगे। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो मतलब इस कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो रिजिड रॉड है ना वो उसकी लेंथ अगर एल है तो एल ही रहेगी। तो इसमें अगर ये होगा 90 माइनस थीटा। तो हम अगर इस लेंथ रॉड के अलावा अगर हम इन वेलोसिटी वेक्टर्स को तोड़े, ये आएगा वी नॉट कॉस थीटा। अगर वी ए को हम तोड़े रॉड के अलावा तो ये आएगा वी ए कॉस 90 माइनस थीटा जो कि साइन थीटा बन जाएगा। तो हम यहाँ से रिलेशन लिखेंगे वी ए साइन थीटा इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा। वी के डायरेक्ट वैल्यू आएगी वी नॉट कॉट थीटा, साइन थीटा नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से ये एक रिलेशन डिराइव होता है। और अगला एक रिलेशन आता है जो कि है, अगर ये एक रॉड हो जहाँ पे एक रिंग हो और रिंग अगर नीचे जा रही है
VA से, और यहाँ पे एक पुली है। अगर ये यहाँ पर बी ब्लॉक, अगर इसको हम बी पॉइंट माने, इसको ए पॉइंट माने, तो ये अगर ऊपर जा रहा है VB से और ऐसी एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो हमें फाइंड करना है कि ये जो VA वेलोसिटी है वो कितनी हुई रिंग की। तो इस केस में भी हमें जो VA का कंपोनेंट है वो स्ट्रिंग के मोशन के डायरेक्शन में लेना होगा। तो अगर ये एंगल थीटा हमने कंसिडर कर लिया, तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा गिवन होगा। तो हम इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे VA cos थीटा। तो यहाँ से रिलेशन आएगा VB इक्वल्स टू VA cos थीटा। इससे दो हम मतलब क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है, VB कितने ऊपर से जा रहा है, या फिर तो VA गिवन होगा, या फिर VA मतलब रिंग कितने नीचे जा रही है तो VB गिवन होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो कि ब्लॉक कांस्टेंट होते हैं। तो इसमें सॉरी, इसके पहले हम इंक्लाइन वेज वाला देखेंगे। ये एक इंक्लाइन वेज है, और इस पर यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे नीचे गिर रहा है, और इनका कांटेक्ट लूज नहीं हो रहा। अगर इंक्लाइन वेज VB से, ये सेम हम एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं। अगर ये VB से मूव कर रहा है, और ये जो ब्लॉक B और ये A, सॉरी, ये B, ये A, अगर ये VA से नीचे आ रहा है, पर इन दोनों का जो बीच का कांटेक्ट है वो ब्रेक नहीं हो रहा, तो हम ऐसा करते हैं, अगर ये थीटा है और हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे अगर मान ले, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको अगर हम तोड़ दे इस वाई एक्सिस के अलावा, ये आएगा VA साइन थीटा, सॉरी, ये थीटा होगा, तो ये आएगा VA कॉस थीटा। अगर BB को हम तोड़ दे इसके अलावा, और क्योंकि ये थीटा है और VB ऐसा लग रहा है ये 90 डिग्री है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो VB आएगा VB साइन थीटा। तो दोनों का जो हमने जो एज्यूम किए हुए एक्स डायरेक्शन है, उसमें दोनों का वेलोसिटी हमें पता चल गया, जो कि VA cos थीटा। अगर दोनों का कॉन्टेक्ट लूज नहीं हो रहा, मतलब दोनों वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, इक्वल्स टू VB साइन थीटा। तो VA का जो वैल्यू आएगा, ये जो रिलेशन है ये याद रखा तो भी अच्छा है। तो यहाँ से VA निकल सकता है, VA इक्वल्स टू VB tan थीटा, या फिर VB आ सकता है VB इक्वल्स टू VA cot थीटा। ऐसा करके ये एक इंक्लाइन वेज वाला प्रॉब्लम आता है। और अगला है, हाँ, तो मैंने ये ऐसा सेटअप किया था। पापा के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे इसलिए एक सेल्फी स्टिक पड़ी थी, जो कि यहाँ पे विंडो पे बांध ली गई थी, और फिर इससे ऐसे बांध ली थी, और यहाँ पे एक स्टूल रखा था, यहाँ पे मैं बैठा था और लिख रहा था यहाँ पे। थैंक यू सर। तो इस पर मैंने ऐसा फोन रख दिया, यहाँ पे अटैच कर रही है, और थोड़ा ये ऐसे जूम आउट था, तो मैंने थोड़ा जूम इन कर दिया था, बस पेज को एडजस्ट कर दिया था। थैंक यू सर।